हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 70 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। वह चाहता था कि चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस में मित्रता स्थापित हो। वह मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद का सामना करने के लिए अफगानिस्तान को एक ब्रिटिश अनुकूल बफर राज्य बनाना चाहता था। उसने बर्मा, नेपाल और भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया। उसने रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तिब्बत के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण का पालन किया। देखिए, यहाँ पर पूरा जो मुद्दा है वो है रूसी विस्तारवाद को लेकर। अंग्रेजों के मन में ये भय था कि कहीं रूसी विस्तारवाद इतना ज़्यादा ना हो जाए कि ये लोग भारत में प्रवेश कर जाएं। अगर ये लोग भारत में प्रवेश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष होगा और हो सकता है अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाए। तो ये इनकी चिंता का विषय था। तो इस पूरा मुद्दा केवल रूसी विस्तारवाद को यहाँ पर रोकना था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है? स्टार्टिंग होती है तुर्को मंचाई की एक संधि हुई है 1828 में। तुर्को मंचाई के नाम से एक संधि हुई है और इसके पश्चात फारस में बढ़े हुए रूसी प्रभाव ने भारत पर संभावित रूसी प्रसार के संबंध में अंग्रेजों को और ज्यादा चिंतित कर दिया है। इस स्थिति में एक भौतिक सीमा प्रदेश की खोज आरंभ हुई है। उत्तर पश्चिमी दर्रा भारत के प्रवेश द्वार था। यानी आप लोग जानते हैं हमारा जो व्यापार होता था, खास करके ईरान इराक के साथ, वो जो स्थलीय व्यापार होता था वो इसी दर्रे से होकर जाता था। तो जो भी हमारे व्यापारी होते थे वो आपके उत्तर पश्चिमी दर्रों से होते हुए ईरान इराक तक जाते थे, या फिर आगे जो है रोम वगैरह में जो व्यापार हमारा हुआ है स्थलीय, वो इसी से होता था। और ये जो दर्रा वाला जो हिस्सा है ये उस समय तत्कालीन अफगानिस्तान में पड़ता था, यानी उस समय अफगानिस्तान के अंडर में आता था। तो यहाँ पर यह अनुभव किया गया है कि अफगानिस्तान एक मित्र शासक के अधीन होना चाहिए ताकि जो ब्रिटिश आर्मी है वो यहाँ पर स्थापित की जा सके और वो किसी भी प्रकार की रूसी पलटन को, किसी प्रकार की रूसी सेना को या किसी भी प्रकार की रूसी गतिविधि को यहाँ पर भारत में आने से रोक सके। तो ये यहाँ पर जरूरत महसूस होने लगी है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन सही है कि वह मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद का सामना करने के लिए अफगानिस्तान को एक ब्रिटिश अनुकूल बफर राज्य बनाना चाहता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिशों में शामिल नहीं था या नहीं थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, विद्यालयों को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता पद्धति की शुरुआत, उच्च और मध्यम वर्गों के लिए एक छोटे से समूह को शिक्षित करना जो परवर्ती चरण में अधोगामी विप्रवेशन के माध्यम से कार्य करता है। 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है ये अंग्रेजी शिक्षा के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। वर्ष 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने एक निर्धारित नीति निर्धारित की जो भारत सरकार के शिक्षा कार्यक्रम का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। तो यहां पर इस नीति के तहत इसमें सिफारिशों में यह शामिल था कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ये बात शामिल थी। इसके अलावा विद्यालयों को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता पद्धति की शुरुआत करने की बात इसमें कही गई थी। इसमें भारत सरकार को जन सामान्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, यानी कि यहाँ पर आम लोगों को शिक्षा देने की यहाँ पर बात की गई थी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो सिफारिश है वो इसमें शामिल नहीं थी। इसमें लिखा हुआ है उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना जो परवर्ती चरण में यानी बाद के चरणों में अधोगामी विप्रवेशन के माध्यम से कार्य करती हैं। ऐसा गलत है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि भाई हम समाज के एक संभ्रांत वर्ग को शिक्षित कर दें और वो संभ्रांत वर्ग के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दें कि आप बाद के यानी आप शिक्षित होने के बाद जो समाज में और लोग उनको शिक्षित करेंगे। तो ये इस तरह की कोई सिफारिश इसमें शामिल नहीं थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका सेकंड का बी, यानी केवल थर्ड वाली सिफारिश जो है वो आपके वुड डिस्पैच में शामिल नहीं थी। तीसरा प्रश्न है आपका, वे एक समाज सुधारक थे। उन्होंने नियति यानी भाग्य के सिद्धांतों में विश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं कर्म करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडवादी पूजा की निंदा की और वेदों के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन किया। वे भारतीयों के लिए भारत का आह्वान करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त परिच्छेद से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। करसनदास मुलजी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए यहां पर जो बात हो रही है ये हो रही है यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, आप लोग जानते हैं कि इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की है। और ये जो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने यहाँ पर ये प्रयास किया है कैसे भी करके जो है भारत में अपनी जो पुराना समय था, यानी अपना जो वैदिक युग वाला जो समय था, वो स्थापित किया जा सके। यानी वे वेदों के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित उन्होंने किया है। और इन्होंने ये कहा है कि भारतीयों के लिए भारत का आह्वान भी किया है कि भारत जो है वो केवल भारतीयों के लिए, किसी अन्य के लिए नहीं है। इनकी जो कार्य योजना थी, इस कार्य योजना में इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी ये वैदिक युग को एक आदर्श के रूप में देखते थे। और इनका मानना यह था कि फिर से हमें वो वही वैदिक युग वाली संस्कृति, वैदिक युग वाला जो समय है, उसको स्थापित करना चाहिए। तो इन्होंने वेदों के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और दूसरी तरफ उनके संस्थापक या उनसे संबद्ध व्यक्ति हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स। बनारस संस्कृत कॉलेज, वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता हिंदू कॉलेज, राजा राममोहन राय। आपको बताना है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमिलित है। देखिए 1784 में 1784 में एक ब्रिटिश वकील और प्राच्यविद सर विलियम जोन्स ने प्राच्य अध्ययन को, यानी जो आपका प्राचीन जो साहित्य है, इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक विद्वानों के समाज की स्थापना की। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमिलित है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 में हुई है। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, जोनाथन डंकन। तो इन्होंने हिंदू विधि और दर्शन के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। यानी व्यक्ति का नाम है जोनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, ना कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है ये 1817 में हुई है। और 1817 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और प्रतिष्ठान समिति की अध्यक्षता महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने की थी। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, वर्ष 1859-60 के नील विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता बुद्धिजीवियों द्वारा निभाई गई भूमिका थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने हिंदू पैट्रियट अखबार के माध्यम से बागान मालिकों के शोषण और किसानों के प्रतिरोध पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से प्राप्त नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हरीशचंद्र मुखर्जी, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए हिंदू पैट्रियट जो अखबार है, इसके संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने बागान मालिकों के शोषण, अधिकारियों के पक्षपात और किसान प्रतिरोध पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से प्राप्त नियमित रिपोर्ट प्रकाशित की। इन्होंने स्वयं उत्साह, क्रोध और समस्या के गहरे ज्ञान के साथ इस पर लिखा। उन्होंने इसे एक उच्च राजनीतिक स्तर पर उठाया। तो ये जो व्यक्ति हैं ये हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फरमान जारी करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। बंबई में ढाले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाना था। देखिए वर्ष 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त किए और इन फरमानों से कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से आपका पहला वाला विशेषाधिकार बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की, यहां पर दस्तक मतलब पास जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है कि बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो यहां पर आपके दोनों ही सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन राज्य या राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने, मराठा प्रसंग के होलकरों ने। तो आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए भारत के साम्राज्य विस्तार हेतु वर्ष 1798 से लेकर 1805 तक जो गवर्नर जनरल है, इसका नाम है लॉर्ड वेलेजली, तो इसके द्वारा सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया गया है। यानी वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया गया है और इस प्रणाली के अंतर्गत
सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी की स्थायी तैनाती को स्वीकार करने और इसके रखरखाव के लिए अनुदान का भुगतान करने के लिए विवश किया जाता था। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें जो संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासक हैं उनमें हैदराबाद के निजाम थे। इसके बाद फिर अवध का नवाब था। अवध के नवाब ने सन 1801 में स्वीकार की है। मराठा प्रसंग के होलकर हैं। देखिए मराठा प्रसंग के जो होलकर हैं तो ये सबसे अंतिम थे, यानी कि होलकर सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रसंग थे। इन्होंने 1818 में स्वीकार की है। और सबसे पहले कौन से थे? हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने 1798 में स्वीकार कर ली है। तो यहां पर तीनों ही जो शासक हैं ये स्वीकार करने वाले शासक हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संस्थापकों में से एक थे। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। ये रिपन कॉलेज से जुड़े थे, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। ये एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? केटी तेलंग, एससी बोस, आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए यहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की चर्चा हो रही है। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट होने के बाद इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की और इस एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ वर्ष 1883 और 85 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्रों का नेतृत्व किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, औपनिवेशिक युग के दौरान दलित आंदोलनों के संदर्भ में वर्ष 1922 में आदि हिंदू आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी अच्युतानंद द्वारा, MC राजा द्वारा, मंगू राम द्वारा, आरोग्य रामास्वामी द्वारा। देखिए ये जो आंदोलन है वर्ष 1922 में स्वामी अच्युतानंद ने स्टार्ट किया है। इन्होंने हिंदुओं में जागरूकता लाने के लिए आदि हिंदू आंदोलन आरंभ किया था। इनके अनुसार आर्यों ने भारत के स्वदेशी राजाओं को पराजित किया और छल से भारत के स्वदेशी निवासियों को दलित के रूप में चिन्हित कर दिया, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया और अपने सिद्धांतों के आधार पर हिंदू सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला, स्वामी अच्युतानंद के द्वारा किया गया है। 10वां प्रश्न है आपका, वर्ष 1856 में हुए अवध के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है? इसका विलय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध के विलय के समय वाजिद अली शाह इसका शासक था। अवध 7 फरवरी 1856 को, यानी कब ये हुआ है? 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसका भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने तक एक स्वतंत्र इकाई ये बना रहा है। अब देखिए यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि इसका विलय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आधार पर किया गया था। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। अवध के विलय के समय जो नवाब वाजिद अली शाह हैं इसका शासक था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, कांग्रेस पूर्व युग में हुए राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी द्वारा सिएटल में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा का गठन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के पश्चात हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, यानी इसकी स्थापना कहां हुई है? लंदन में हुई है, ना कि सिएटल में। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य लक्ष्य जो है ब्रिटेन के लोगों को भारत की परिस्थितियों से अवगत कराना है और ब्रिटिश लोगों में भारतीय कल्याण के लिए लोकप्रिय समर्थन का सृजन करना था। इस एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। अब यहां पर बात हो रही है पूना सार्वजनिक सभा का जो गठन है वो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के पश्चात हुआ है। देखिए सन
1851 में बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के फलस्वरूप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अस्तित्व में आई थी। तो आपका यहां पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा का जो गठन है ये वर्ष 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और उनके सहयोगियों द्वारा पुणे में किया गया था। उनका उद्देश्य सरकार और सामान्य जनता के मध्य एक संबंध सूत्र स्थापित करना था। इसने किसानों के विधिक अधिकारों के लिए भी कार्य किया। यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने वर्ष 1852 में शिक्षित भारतीयों के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी भी अन्याय के लिए विरोध प्रदर्शित करने वाले एक मंच के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1852 में हुई है। स्थापनाकर्ता का नाम है गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। तो यहां पर आपका केवल सही आंसर है आपका 11 का ए, केवल थर्ड। 12वां प्रश्न है आपका 1920 के दशक में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के गठन के साथ भारत में श्रमिक आंदोलन को उल्लेखनीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में एटक यानी AITUC को शॉर्ट में एटक भी बोलते हैं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चितरंजन दास एटक के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। पंजाब के प्रसिद्ध चरमपंथी नेता लाला लाजपत राय एटक के पहले अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त दीवान चमन लाल जो भारतीय श्रमिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे ये इसके पहले महासचिव थे। तो आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1922 के अपने गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया है और इसके कार्य में सहयोग करने हेतु कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक समिति का गठन भी किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल सेकंड। 13वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का आह्वान किया था? श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, सहोदरन अयप्पन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए श्री नारायण गुरु ने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया। उनके एक अनीश्वरवादी अनुयायी सहोदरन अयप्पन ने इस सिद्धांत को मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं में परिवर्तित कर दिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का ए वाला, श्री नारायण गुरु। 14वां प्रश्न है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू किए गए प्रतिज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह कराने का संकल्प लिया गया था। इसे भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ किया गया था। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है वर्ष 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी और यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ था। इसका प्रथम सत्र जो है वो दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाता था, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इस सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह का समर्थन तथा कुलीनवाद एवं बहुविवाहवाद प्रथा का जो है विरोध किया गया और इसके अंतर्गत ही लोगों को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की शपथ हेतु प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यानी आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इस आंदोलन की जो है शुरुआत है ये विधवा पुनर्विवाह कराने का संकल्प के लिए नहीं की गई थी, बल्कि बाल विवाह को रोकने के लिए की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है, सेकंड वाला यहां पर सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का बी, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका गुरु वायुड़ सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है? यह दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति दिलाने वाला आंदोलन था। यह आंदोलन ब्रिटिशकालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आरंभ हुआ था। गुरु वायुड़ जो सत्याग्रह है ये वर्ष 1931-32 में वर्तमान त्रिशूर जिले में आरंभ हुआ था और त्रिशूर जिला तत्कालीन मालाबार जिले के पोन्नानी तालुक का भाग था जो वर्तमान में केरल का हिस्सा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं पड़ता है बल्कि ये केरल में पड़ता है वर्तमान में। तो आपका सेकंड वाला गलत है। यहां पर आपका पहला वाला कथन ये सही नहीं है।
देखिए, यह गुरुवायूर मंदिर में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए प्रारंभ किया गया था, न कि सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति दिलाने वाला आंदोलन था। यानी जो यहाँ पर जो गुरुवायूर में मंदिर है, यहाँ पर दलितों की एंट्री के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।